सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में फिर एक नई उत्साह नई एनर्जी के साथ। टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है। उसमें प्रधानमंत्रियों से संबंधित उनके शासनकाल, उनके कार्यकाल और कार्यकालों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, उनके संबंधित शासनकालों में जो रही, जो एग्जाम्स में कई बार पूछी गई, वो मैंने कराई थी। अब कुछ बाकी बचे और महत्वपूर्ण कार्य कराने थे। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में, लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसे भी ध्यान से देखिएगा और बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे सबसे पहले। और पेन कॉपी लेके बैठिएगा इत्मीनान से और पूरे धैर्य से एक एक पॉइंट समझिएगा। कौन से प्रधानमंत्री के शासन काल में कौन सी महत्वपूर्ण योजना लागू हुई, जो कि कई बार पेपरों में, प्रीवियस एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में लगातार पूछी जाती है ना। और कोई भी शक समस्या यदि आपको हुआ करे तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट यदि आप करते हैं तो हम भी एक नए उत्साह, नए जोश के साथ आपके साथ अलग अलग विभिन्न प्रकार की क्लासों को लेकर के या विभिन्न प्रकार के मुद्दों को मैं शामिल करके क्लासों को बनाता हूं अपना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मैटर बच्चों को एक ही क्लास में मिल जाए। तो क्लास शुरू करते हैं, अंत तक क्लास में बने रहेंगे और देखते हैं। सेकंड पार्ट है भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित है। कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से प्रधानमंत्री जी ने किए अपने अपने शासनकालों में, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट है ये क्लास का। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त डेट थी, वर्ष 1952। इसे नोट कर लेना और छाप लेना। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में स्थापना हुई, आप समझ ही रहे। जब 1952 में स्थापना हुई तो पहले ही प्रधानमंत्री होंगे, जो लॉजिक की बात है, इसे आराम से ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी के पहले प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में की गई थी। राष्ट्रीय विकास समझ रहे हैं, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र के विकास के लिए ये समिति बनाई गई थी, है ना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो 5 साल का एक रोड मैप होता है, जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि 5 साल में सरकार को कहां तक विकास करना है अलग अलग सेक्टर्स में, उसके लिए ये राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में काम करती है। कहने का मतलब अंतिम रूप देती है भारत के विकास को, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देती है। ऐसे भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी एसबीआई की। उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक समिति थी गोरेलाल समिति के अनुशंसा पर, गोरेलाल समिति के अनुशंसा पर, समिति का नाम भी चाहो तो नोट कर लेना, के अनुशंसा पर एसबीआई की स्थापना की गई थी। इससे पहले यह बैंक इंपीरियल बैंक के नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इंपीरियल की, इंपीरियल का एकीकरण या इंपीरियल का विलय, माफ कीजिए विलय बोलेंगे, विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1955 में आगे बात करते हैं। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता, तो संविधान में पढ़ते ही होंगे आप, बहुत पॉइंट आता है ये। इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी थी जवाहरलाल नेहरू जी को। बलवंत राय मेहता को शिल्पी कहा जाता है ग्राम पंचायतों का, है ना। 3 स्तर की ग्राम पंचायतों का सुझाव देने वाले, या एक तरीके से बोले तो जनक या शिल्पी या शिल्पकार, कोई भी शब्द उठाकर के एग्जामिनर दे सकता है, बहुत सारे शब्द अलग अलग किताबों में लिखे हैं। तो बलवंत राय मेहता को कहते हैं। इन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भारत के पहले प्रधानमंत्री को, और 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश कहाँ पे हो गया था? राजस्थान के नागौर में कर दिया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1959 में। अब देखिए भाखड़ा नागल बांध आपको पता ही है, पंजाब में सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये सतलज नदी पर हो गया, ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड। और दामोदर घाटी दामोदर नदी पर ही स्थित है, बंगाल में स्थित है। इनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में होती है। तब भी प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों परियोजनाओं को लगाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में, नोट कर लीजिएगा। वर्ष 1951 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बनाया गया, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके तहत 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई भैया? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में। वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में। कहने का मतलब तकरीबन 16-17 साल तक पहले प्रधानमंत्री रहे भारत के। तो ये संभावित है कि आपको पता है कि 17 साल में, शुरुआत के 17 साल में बहुत सारी चीजों की फाउंडेशन रखा गया था, आधार रखी गई थी, बनके भी तैयार हुए थे, जो कि मैं इस क्लास में कवर नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि और भी 10-20 क्लास बन जाए, उनमें ही कवर ना हो, क्योंकि 17 साल में अनगिनत काम भारत के पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए, लेकिन उनमें से कुछ एक इंपोर्टेंट सेलेक्टेड लिए हैं मैंने, है ना। उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। पहले प्रधानमंत्री या जो भी और प्रधानमंत्री रहे, उनके महत्वपूर्ण काम। तो 1955 में नागरिकता, भाई नागरिकता हमारे देश में कोई आएगा दूसरे देश से तो किन आधारों पर मिलेगी, कौन सी शर्तों पर मिलेगी, क्या सिद्धांत रहेंगे, क्या नियम रहेंगे उसके, है ना।
अभी जैसे सीमा हैदर का चल रहा है, इशू चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो अब सीमा हैदर पाकिस्तान से इधर आई और भारत के नागरिक के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के साथ उन्होंने क्या कर लिया, ब्याह कर लिया। अब ब्याह कर लिया तो क्या हमारे संविधान में, कानून में क्या व्यवस्थाएं हैं कि उस आधार पर उनको नागरिकता दी जाएगी, कितने साल भारत में रहना पड़ेगा, 7 साल या 9 साल, कौन सा आर्टिकल है ना, गृह मंत्रालय देगा या संसद उसके लिए कानून बनाती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए कानून बनाया गया 1955 में, नागरिकता अधिनियम। इसमें संशोधन भी कर दिया गया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2019 में इसमें संशोधन कर दिया, कुछ बदलाव कर दिए। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के शासन में सबसे पहले आया था 1955 में। ठीक है, आराम से, इत्मीनान से, धैर्य से, अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बताएंगे उसके विषय में। 1961 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है जी, कई बार एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें भारत भी शामिल था, भारत के अलावा 4 और देश थे, 5 देशों ने मिलकर के एक आंदोलन बताया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। एक तटस्थ नीति पे जो काम करने वाला आंदोलन बनाता है ना, ये 4-5 देशों को लेकर के स्थापना हुई थी, जिसमें भारत भी हिस्सा था। 1961 की ये बात है। आगे बात करते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, डेट भी चाहो तो लिख लेना, 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण कितनी बैंकों का, 14 बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, एक तरीके से विस्तार किया गया, भारत सरकार से जोड़ा गया बैंकों को, एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं आप, सरकारी बैंक उनको बनाया गया, ऐसे भी सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया 14 बैंकों को। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, और पहली महिला प्रधानमंत्री भी कौन थी, इंदिरा गांधी जी। पहली बार किसी महिला को भारत रत्न दिया गया, वो भी आंसर आएगा इंदिरा गांधी जी। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं भाई, बहुत पॉइंट आता है एग्रीकल्चर में। हरित क्रांति का शुभारंभ आप जानते ही 1966 से 67, कहीं 1968 भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 66 में लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, इंदिरा गांधी जी। तो इन्हीं के शासनकाल में पढ़ लेते हैं उसको, है ना, कहीं कहीं उधर भी लिखा है 65 में। तो बात करें तो 66 और 67 में ही हरित क्रांति का क्या हुआ, एक तरीके से भारत में शुभारंभ हुआ। और भारत में कहाँ पे, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और राजस्थान के कुछ पश्चिमी वाले हिस्से में इन हरित क्रांति से संबंधित जो फसलें थी, खासतौर पे धान की और गेहूं, इन फसलों पे काम किया गया था सबसे ज्यादा। और खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हरित क्रांति पे काम हुआ था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। गरीबी हटाओ, कई बार प्रश्न आता है कि गरीबी हटाओ का नारा, सिर्फ नारे की बात हो रही है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी का शासनकाल चल रहा था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, हटी नहीं हटी ये पता नहीं कब हटी, आज तक हटी है कि नहीं हटी, ये तो सिर्फ नारा है और पेपरों में नारा ही आता है, आपको भी नारे का सही उत्तर देना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, अगर योजना आए, प्रधानमंत्री आए तो इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं, गरीबी हटाओ का नारा। लेकिन फाइनली गरीबी पे जो काम किया गया वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में काम किया गया, आने वाली अगली पंचवर्षीय योजना में, है ना। 1975 से 77 तक 21 महीने तक, 1975 से 1977 21 महीने तक भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है, इसे भी नोट कर लेना, क्या बोलते हैं इसे, आंतरिक आपातकाल शब्द आएगा, ध्यान रखिएगा, महीने भी पूछे गए, ध्यान रखिएगा। 21 महीने और वर्ष 1975 और 1977 तक चलता है आपातकाल। इसमें बहुत सारे आज के जो नेता मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर या और बहुत सारे अलग अलग पदों पर उस समय इंदिरा गांधी जी ने पकड़वा करके जेल में अंदर डाल दिया था जो विरोध कर रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1961 में आप पढ़ते होंगे, सिविल सेवा की तैयारी करनी है, पीसीएस की, स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स की तैयारी करनी है, डिफरेंट स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको अपना बेस मजबूत करना है, आधार जो मजबूत करना होगा आपको। छोटी छोटी बारीक चीजें जो आपको समझनी होंगी, उनके डेफिनेशन आपको समझनी होगी, तो क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी की किताब है। तो एनसीईआरटी की किताबें बड़ी चर्चा में पढ़ते होंगे। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई 1961 में हुई थी, नोट कर लो कब स्थापना हुई, 1961 में, जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में एनसीईआरटी की, इसी के द्वारा जो पब्लिश होती हैं सारी किताबें। 2 अक्टूबर 1957 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 2 अक्टूबर 1957 नहीं, 2 अक्टूबर 1952 को, गलत लिख गया, ये 52 आना चाहिए उत्तर तो भाई साहब। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समुदाय के सभी लोगों के साथ विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई भारत की पहली बार। जो पहली शिक्षा नीति थी भारत की, लिख लेना, भारत की पहली शिक्षा नीति तैयार की गई जब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। ठीक है, 1985 में दल बदल कानून किसके शासनकाल में लागू हुआ,
1985 में दल बदल कानून राजीव गांधी सरकार में आया था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन था। वर्ष 1985 थी। प्रधानमंत्री जी का नाम राजीव गांधी जी। वर्ष 2019 में 370 धारा 370 या 35A को किसके द्वारा हटाया गया? कश्मीर से हटा दिया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हटाया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि काफी साल पुरानी समस्या थी, इसको नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, जिसका सेकंड चरण भी शुरू कर दिया गया 2019 में। ये सेकंड है, ये भी नोट कर लेना। और पहला चरण शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ भैया? 2 अक्टूबर 2014 को पहला चरण। दूसरा चरण सरकार ने कब शुरू किया? 2019 में शुरू किया दूसरा चरण। तो पहला चरण दूसरा चरण दोनों याद रखिए, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, इससे बात करते हैं अगला। 2014 में जन धन योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना इसे मानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इतने बड़े स्तर पर खाते खोले गए, बैंक अकाउंट खोले गए जनधन के माध्यम से। जिन गरीब लोगों का, जिन पिछड़े राज्यों में अगर बात करें, जैसे बिहार है, उड़ीसा है और बहुत सारे राज्य, उत्तर प्रदेश इवन नाम आता है, राजस्थान का भी, ऐसे राज्यों में बहुत सारे पिछड़े इलाके, जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड वाला है, तो बैंकों तक लोगों की पहुंच नहीं थी। तो बैंकों तक लोगों को पहुंचाया, पहले उनके खाते जोड़े गए, जिससे कि सरकार के द्वारा जो योजना संचालित होती है या जो पैसे दिए जाते हैं किसी ना किसी योजना के माध्यम से, वो डायरेक्ट किसानों को पहुंच जाए। इस वजह से किसानों को क्या, भारत के लगभग सारे गरीब वर्गों को जोड़ा गया बैंकों से। तो जन धन योजना के माध्यम से अकाउंट खोले गए, वित्तीय समावेशन बढ़ाया गया। दूसरे शब्दों में इसे पढ़े तो क्या बढ़ाया गया? वित्तीय समावेशन बढ़ाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी योजना के नाम तौर पर देखते हैं, करोड़ों इसमें बैंक खाते खुले, तकरीबन 28-29 करोड़ बैंक के खाते अब तक खुल चुके हैं और ज्यादा भी होंगे। ये डाटा कुछ पुराना मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 में शुरू हुई थी। 2015 में मेक इन इंडिया योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी। मेक इन इंडिया, इसका लोगो मेरे ख्याल से टाइगर है या लॉयन है मेरे ख्याल से इसका लोगो। मेक इन इंडिया का मतलब है, जैसे हम दिवाली पे बात करें तो दिवाली आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है, तो कहाँ को होता है? मेक इन चाइना, मेड इन चाइना का होता है। जितनी भी झालर वगैरह लाते हैं और भी बहुत सारी चीजें लाती हैं, है ना। जैसे होली आ जाए तो गुलाल आता है, तो वो भी विदेशों से हमारे यहाँ होता है। रक्षाबंधन मना रहे हैं, राखी आ रही है, तो वो भी विदेशों से बहुत सारी हमारे यहाँ इम्पोर्ट होती हैं। तो सरकार का उद्देश्य ये तो मैंने बेसिक आपको उदाहरण दिए हैं अपने फेस्टिवल्स को लेकर के। सरकार का उद्देश्य है कि अपने यहाँ बननी चाहिए चीजें, ज्यादा से ज्यादा भारत में ही बननी चाहिए, भारत में वो टेक्नोलॉजी स्थापित होनी चाहिए। तो मेक इन इंडिया, इस वजह से इस योजना को शुरू किया गया। चाहे डिफेंस का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का मसला हो, भारत में इन चीजों को बनाया जाना चाहिए, जैसे भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। 2016 में एक योजना शुरू करी, उज्ज्वला योजना, है ना। इसका भी दूसरा चरण चल रहा है वर्ष 2019 से दूसरा चरण चल रहा है इसका। 2016 में इस उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 से बलिया जिले से, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था, यूपी के बलिया से। और दूसरा चरण 2019 से चल रहा है। इसमें भी तकरीबन 8 से 9 करोड़ गैस सिलेंडर गरीब परिवारों को सरकार के द्वारा बांटे जा चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उज्ज्वला गैस योजना, इसे नोट कर लेना। आगे बात करते हैं 44वां संशोधन, कई बार पढ़ा होगा, संविधान में आता है, 1978 में हुआ था। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। इस संशोधन से एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आपातकाल जब भी लगेगा तो आंतरिक शब्द को हटा दिया, यहाँ से आंतरिक शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया। कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन के द्वारा आंतरिक शब्द को हटाया और सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। कौन से संशोधन? 44। कौन सी वर्ष में हुआ? 1978 में हुआ। ठीक है जी। दूसरा इसमें जो आर्टिकल 31 में था, संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट में, वहां से उसे हटा दिया संपत्ति के अधिकार को, और कहां पे जोड़ दिया? 300 के ए में। कौन से संशोधन के द्वारा हटाया? इसी संशोधन के 1978 के संशोधन के द्वारा हटाया। यह संशोधन करने वाली सरकार थी मोरारजी जी देसाई, प्रधानमंत्री थे, और जनता पार्टी की सरकार थी। नोट कर लेना, प्रधानमंत्री जी मोरारजी जी देसाई। 1986 में कानून बना पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, पर्यावरण को दूषित नहीं किया जाए, तो पर्यावरण अधिनियम बनाया गया 1986 में। कई बार पेपरों में आता है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी के शासनकाल में पर्यावरण कानून। वर्ष 1991 उदारीकरण की जनक या उदारीकरण की व्यवस्था को लागू करने वाले या आर्थिक सुधारों को लागू करने वाले, आप ऐसे पढ़ लीजिए, भारत में आर्थिक सुधारों के जनक या उदारीकरण के जनक, एक ही बात है। इसका मतलब है भारत की व्यवस्थाओं को विश्व की व्यवस्था के लिए खोल दिया गया, व्यापार के लिए खोल दिया गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए खोल दिया गया, आयात और निर्यात के लिए खोल दिया गया। तो आर्थिक सुधारों के जनक भी पढ़ सकते हैं, उदारीकरण के जनक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओपन इकोनॉमी के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन मुख्य व्यक्ति जो इस समय थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मतलब भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो काम कर रहे थे इस व्यवस्था पर।
कि भारत की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा जाए, कैसे खोला जाए, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, कैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जाए। तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, नोट कर लेना। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्य व्यक्ति थे, आर्थिक सुधारों के जनक कहलाते हैं, उनका भी नाम लिख लेना। 1993 और लिख लेना 1994, अगर लागू की बात आए तो 1994, 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया। कौन से रूप से? संवैधानिक रूप से लागू किया गया। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू करने का श्रेय डॉक्टर नरसिम्हा राव जी को जाता है, जो कि भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। 24 अप्रैल 1994 को संवैधानिक रूप से व्यवस्था लागू कर दी गई, है ना। जैसे संविधान आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 40 पढ़ा होगा एक आपने। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था है, सिर्फ गठन की व्यवस्था है। वहां पंचायत व्यवस्था कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, संवैधानिक अधिकार है या नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, सिर्फ उसमें सिर्फ गठन है। उसे रट लो और उत्तर दे दो। प्रश्नों में आता है, वनडे एग्जाम्स में आता है कि ग्राम पंचायतों का गठन बताइए। आर्टिकल 40 में कौन से भाग में? भाग 4 में है। कौन से इस पार्ट का नाम क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। कौन से देश से अपनाया गया? आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। इस व्यवस्था को आगे कौन बढ़ाएंगी? राज्य सरकारें बढ़ाएंगी। बहुत प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या होगा? कल्याणकारी राज्यों की व्यवस्था, कल्याणकारी एक पंचायती व्यवस्था देना, विकेंद्रीकरण व्यवस्था को लागू करना। बहुत सारे प्रश्न एक ही लाइन में से बन जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। तो 24 अप्रैल की एक तारीख है, तो भारत में 24 अप्रैल को एक दिवस मनाते हैं, पंचायती दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं भाई साहब? पंचायती दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, और वर्ष थी 1994। तो 1994 को 24 अप्रैल को व्यवस्था लागू कर दी गई। कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप से लागू कर दी गई। प्रधानमंत्री जी थे नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में। हाँ, 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था आ जाए या नगर महापालिका आ जाए या नगर निगम आ जाए, संवैधानिक रूप से नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में लागू हुई है। इनके लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के लिए, 74वां संविधान संशोधन नगर महापालिका के लिए। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय, नगर महापालिका में 18 विषयों को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है। संसद में संविधान में संशोधन हुआ था 1993 में, और 94 में यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी। और संवैधानिक रूप से बेटा बात करें, संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। आपसे पूछे कि संवैधानिक रूप से अनुच्छेद बताइए पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो बताना 243। पंचायतों का गठन आएगा तो बताना आर्टिकल 40। कोई दिक्कत हो, शक समस्या हो तो पूछेगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कर दिया करो। बिल्कुल, है ना। और आपको पता है प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारी क्लासेस को आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए क्लासेस है। आप कष्ट कर लिया करो क्लास को शेयर करने की अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ। 1972 में एक अधिनियम बनता है, वन्य अधिनियम। कौन सा अधिनियम? वन्य जीव। वनों के अंदर, जंगलों के अंदर पेड़ पौधों की बात नहीं करेंगे, जंगलों को पढ़ सकते हैं। यहाँ से जंगलों के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, देखो जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास होते हैं वो कहाँ होते हैं? जंगलों में। ठीक है। एक इकोसिस्टम होता है भाई साहब, एक चेन होती है, एक सिस्टम होता है, एक इकोसिस्टम होता है कि जंगलों का ही अस्तित्व पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से, जीव जंतुओं का अस्तित्व जंगलों से। आप ऐसे आपस में मिला के चेन से देख सकते हैं। ठीक है। तो उनके प्राकृतिक आवास कहाँ होते हैं? जंगलों में होते हैं। तो वन्य जीव अधिनियम, जीवों को बचाने के लिए सरकार ने कानून बनाया, जो कि आमतौर पे बहुत सारे लोग पहले जाते थे। अगर पुराने भारत में पढ़ेंगे, रियासतों को पढ़ेंगे, तो रियासतों में राजा महाराजा होते थे। और जहाँ जहाँ भी आज भी रियासतें दुनिया में, वहाँ पे भी राजा महाराजा होते हैं। तो उनके शौक क्या रहे? शिकार करना। जंगलों में गए और शिकार कर लाए, और उनको आकर के मार के बना करके खाया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं, परंपराएं विश्व में रही हैं। तो जब संविधान लागू हो गया तो बहुत सारी चीजें आई कानून के अंतर्गत। तो कानून के अंतर्गत आई तो धीमे धीमे जो जो परिवर्तन लगे सरकारों को अलग अलग समय में, वो भारत में लागू किए गए। तो वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया 1972 में। कब लागू किया गया? 1972 में। रट लेना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, टाइगर्स को बचाने के लिए, टाइगर्स की संख्या में वृद्धि करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। 1984 में राजीव गांधी को माना जाता है कंप्यूटर क्रांति का जनक। 1984 में राजीव गांधी कहा जाता है कि कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर को लाने वाले, संचार क्रांति को लाने वाले, प्रौद्योगिकी क्रांति को लाने वाले, ये कई नामों से आता है ये एग्जाम में क्वेश्चन। इस क्रांति को भारत में लाने वाले, स्थापित करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो थे राजीव गांधी जी को श्रेय जाता है। 1984 में उन्होंने स्टार्टिंग करी इस व्यवस्थाओं की भारत में, कंप्यूटर क्रांति का जनक। ठीक है। 1985 से 90 के बीच में नीली क्रांति पे काम किया गया था सबसे ज्यादा। और नीली क्रांति आप जानते हैं मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने से है, मछली उत्पादन को बढ़ाने से है। कब हुआ काम? 1985 से 1990। और भाई साहब पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना इस समय।
कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। आधार कार्ड सभी के पास होगा, बिना आधार कार्ड के तो कहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। एग्जाम में भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे भैया, सब चीज़ों में क्या मांगते हैं आजकल? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आधार कार्ड के आधार पर हर एक जगह आप एंट्री मिलते हैं। वोटर ID कार्ड के दिन चले गए पुराने है और नए दिन आएंगे आधार कार्ड के, है ना। ये यूनिक पहचान पत्र भारत के प्रत्येक नागरिक का बना दिया गया, सरकार के द्वारा इशू कर दिया गया, छोटे बच्चे से लगा करके बड़ों तक बना दिया गया है। इस योजना को, इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी और विश्व में भी बहुत सारी इसकी उस समय प्रशंसाएं हुई, बहुत सारे लेख लिखे गए मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में उस समय। तो आधार कार्ड योजना को 2009 से काम शुरू हुआ था, 2013 में जो अस्तित्व में आई। तो प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आधार कार्ड योजना 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में लागू हुई, जो कि सभी के पास एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर रहता है, एक परिचय रहता है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार 2009 में कानून बना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में। शिक्षा का अधिकार आप जानते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए। 2009 में ये कानून बना और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। इसके लिए एक संशोधन किया गया था, 86वां संविधान में संशोधन हुआ था, 2002 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है। लेकिन इसे कानून कब बनाया गया? 2009 में। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। नरेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, 100 दिन का काम ग्रामीण परिवारों को, ग्रामीण लोगों को 100 दिन का काम दिया गया। इसमें किस में दिया गया? नरेगा में दिया गया, माफ कीजिए, हाँ नरेगा में, बाद में मनरेगा हो गया। वर्ष 2006 में लागू की गई। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट योजना, जो कि गांव में ग्रामीण परिवारों के लिए बहुत लाभदायक योजना बनी हुई है, जिस वर्ष से ये लागू हुई है और आज तक चल रही है लगातार। नरेगा योजना 2006 में लागू हुई थी, फरवरी 2006 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सूचना का अधिकार पहले भी पढ़ा दिया, फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट योजना 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लागू की गई थी। वर्ष 2005 में निर्मल भारत अभियान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में लागू हुआ था। निर्मल भारत का भी मतलब स्वच्छ भारत, जैसे स्वच्छ भारत मोदी जी ने चालू किया है, उसी का पुराना नाम निर्मल भारत था। ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने चलाया था और उसी का नाम किसने कर दिया? नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान कर दिया। मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस फैलाई, जागरूकता फैलाई, तो लोगों में अवेयरनेस स्थापित हुई उस कार्यक्रम को लेकर के। ठीक है। तो 2005 में उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना गोरखपुर से नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि साल में 6,000 रुपया किसानों के खातों में आते हैं। ठीक है। कितने पैसा? 6,000 रुपया आते हैं। किसान सम्मान निधि है जी, किसानों की सम्मान के तौर पे एक निधि दी जाती है, फंड दिया जाता है, वित्त दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। 2019 में, फरवरी 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो कुछ एक प्रधानमंत्रियों के इसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, वो मैंने सेकंड पार्ट में आपके लिए पढ़ाए हैं। पढ़ाने को आपको पता है कि पूरे देश की सरकारें, देश की व्यवस्थाएं या देश के शासनकालों में जो जो प्रधानमंत्री रहे, उनसे ही संबंधित सारे GS के पॉइंट बनते हैं। ऐसे पढ़ाएंगे तो बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी, लेकिन ये 2 पार्ट ही मैंने पढ़ाए हैं। आगे उपराष्ट्रपति के विषय में बात करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के विषय में बात करेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में बात करेंगे, उन विषयों पर चर्चा करेंगे आने वाली क्लासों में। फिर संविधान में प्रवेश करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। और डिमांड आ रही है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में हमने पूरा एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा दिया है, लेकिन मिडेवल हिस्ट्री भी लगभग पढ़ा दिया है। मिडेवल में एक पार्ट रह गया, मुगल वाला। मुगल वाले पार्ट को और शुरू कर देंगे आपके लिए, 2 क्लासेस मिला करेंगे। मुगल साम्राज्य की पूरा डिटेल से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाएंगे पूरा बेहतरीन तरीके से। और संवैधानिक क्लासेस आपके लिए चल रही है, लगातार पढ़ते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कोर्स है आपके लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का टेंडर जारी कर दिया गया है। 25 अगस्त लास्ट डेट दी है पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कि 25 अगस्त तक जो भी इंटरेस्टेड है कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां एग्जाम्स कराती हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो आवेदन कर दें बोर्ड को। बोर्ड उनमें से विचार करके सेलेक्ट करके उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर शामिल कर लेगा कंपनी को, और कंपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर देगी। उम्मीद है कि आप लगे रहिए, प्रयासरत रहिए, बहुत जल्दी आपको वर्दी मिल जाएगी। और शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए। अब तक मेहनत करते रहें तो और आगे 6 महीने मेहनत करते रहिए। 6 महीने के अंदर अंदर पुलिस का एग्जाम भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी आपके हाथ में होगा। और लगातार चैनल को आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी हमारी क्लासों की, हमारे चैनल की आपके सिलेक्शन में। आप चिंता ना करें, पूरी तल्लीनता के साथ हम मेहनत में आपके साथ लगे हुए हैं। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।